दोस्तों सवाल में बोला है कि एक क्लास टेस्ट में सफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा तो आप सिंगल सिंगल मान लेंगे, यानी कि बोला है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, तो आप मानेंगे कि माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक इस प्रकार से मानते हैं कि x है, यानी कि हमने मान लिया कि शेफाली ने गणित विषय में x अंक प्राप्त किए। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अब दोस्तों यहाँ बोला हुआ है कि अंग्रेजी और गणित का जो योग है ना 30 है, तो कहने का मतलब अगर हमने यहाँ मान लिया गणित में प्राप्त किए गए अंक x है तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x, यानी कि अगर उसने दोनों विषय मिलाकर के 30 अंक प्राप्त किए हैं तो अगर हमने मान लिया गणित में प्राप्त अंक x तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x, क्योंकि अगर 30 में गणित का विषय घटा देंगे तो जो बचा होगा अंग्रेजी का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो गया अंग्रेजी विषय में। अब दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो इसी प्रकार से यानी बोला है कि गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, यानी कि गणित में प्राप्त किया गया अंक हमने माना है x। अगर बोला है कि 2 अंक अधिक मिला होता, यानी कि 2 अंक जोड़ देंगे। और ये बोला है कि अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिले होते, यानी कि अंग्रेजी में कितना मिला है 30 माइनस x मिला हुआ है, अगर इसमें 3 और कम मिलता तो बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता 210। यानी दोस्तों जो कहा हमने सिर्फ वही काम किया है, यानी कि बोला था कि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो हमने यहाँ पे गणित में 2 जोड़ दिया, और बोला था कि अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिलता तो इस प्रकार से अंग्रेजी में मिला था 30 माइनस x, अब 3 अंक कम की बात बोला तो हमने यहाँ पे 3 घटा लिया। तो बोल रहा था कि दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों के बीच में लगा दिया हमने गुणा चिन्ह, तो कह रहा है गुणनफल 210 होता। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया 210। अब इसको हल करके जो आएगा हम लोग का हो जाएगा आंसर। हल कैसे करते हैं आपको पता होगा कि x + 2 को अभी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, यानी कि 30 में घटेगा 3 तो बचेगा 27, और ये वाला माइनस x अपने स्थान पे बराबर 210। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला x को उठाएंगे तो इसका गुणा कराएंगे इन दोनों में, इसी प्रकार से इस 2 को उठाएंगे तो इसका गुणा कराएंगे इन दोनों में, यानी गुणा इसी प्रकार से करते हैं। x का गुणा कराएंगे 27 में तो हो जाएगा 27x, और जब x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा माइनस x²। इस प्रकार से 2 x का गुणा हमने करा लिया दोनों में, अब कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, और माइनस में जब 2 गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 2x बराबर 210। अब दोस्तों अब क्या करेंगे 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा माइनस में 210 बराबर 0, यानी कि इधर कुछ नहीं बचा। अब इस प्रकार से अब देखिएगा हम लोग करते क्या है ना कि इस माइनस x² को रखते हैं और यहाँ पे 27x प्लस में है और यहाँ पे माइनस में 2x है। तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस घटाते हैं, जब 27 में घटाएंगे 2 तो बचेगा प्लस में 25x, क्योंकि
जो बेसी होता है जिसका चिन्ह उसी के लिखते हैं। तो इस प्रकार से प्लस में 27 था तो चिन्ह रहेगा प्लस का। और दोस्तों यहाँ पर है +54 और यहाँ पर है 210, यानी कि प्लस माइनस घटता है। जब 210 में घटाएंगे 54 तो कितना बचेगा, 210 में आप घटाएंगे 54 तो बचेगा, 10 में घटेगा 4 तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 10 में घटेगा 5 तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी कि 156 बचेगा। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे माइनस में 156। अब दोस्तों बराबर 0। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो माइनस है एक्स में है, एक्स स्क्वायर वाले में, तो यहाँ पे आप -1 का कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस का माइनस, और दोस्तों माइनस का प्लस बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप यहाँ पे -1 का कॉमन लिए तो ये वाला -1 गुणा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि x² - 25x + 156। और दोस्तों यहाँ पे जब 0 के बट्टे -1 करेंगे ना तो 0 ही हो जाएगा। मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख करके कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, जो x का मान निकालते हैं, x का जो मान आएगा वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए हल करते हैं। दोस्तों इसका रूल होता है, आपको पता होगा कि इसका गुणा कराता है यहाँ पे, यानी कि x² का गुणा करता है अचर पद से, इससे करेगा तो यहाँ पे एक छुपा होता है, यानी कि 156 एकम 156 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना यह है कि 156 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो आना चाहिए 156, और यहाँ पे अगर जोड़ दें तो आना चाहिए 25। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो कितना होगा, 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6, और यहाँ पे 2 9 18। इस प्रकार से अब कटेगा 203 से, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, और यहाँ पे है 13, यानी कि अगर 12 और 13 का गुणा कराएंगे तो आएगा 156, और जोड़ने पर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे x² - 12x - 13x और प्लस में 156 बराबर 0। अब दोस्तों बनाएंगे जोड़ा, क्या होगा, x का कॉमन लेंगे तो x - 12, और यहाँ लेंगे कॉमन -13 का, तो यहाँ पे आएगा x - 12 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया x - 12 और x - 13 ये वाला बराबर 0। अब आपको पता होगा कि जब आप इस प्रकार से कर लेते हैं तो यहाँ पे एक बार मानते हैं x - 12 के बराबर 0, और हो जाएगा x बराबर, इधर है -12, अगर लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा +12, और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा x - 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर +13। अब दोस्तों यहाँ पर x का मान 2 ठो आ गया, यानी कि x का मान +12, x का मान 13। अब दोस्तों जो x हमने माना था, तो x माना था, क्या माना था, x हमने माना था यहाँ गणित विषय में प्राप्त अंक, यानी कि यहाँ पर x का मान 2 ठो आ गया है, तो इसमें से आप किसी एक को मान लेंगे, यानी कि मैं मान लेता हूँ इसको, यानी कि x बराबर 13 को मान लेता हूँ। अब दोस्तों अगर आप x के मान मानेंगे 13 तो कहने का मतलब हो गया कि गणित विषय में प्राप्त अंक 13 हो गया। और अंग्रेजी में अगर आप निकालेंगे तो अंग्रेजी में यहाँ हमने माना है 30 - x, तो कितना हो जाएगा, 30 - x का मान रखेंगे यहाँ पे 13 तो हो जाएगा 17, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इसका 2 ठो आंसर आएगा। यानी कि अगर आप x का मान मानेंगे 13 तो आपका आएगा गणित में प्राप्त विषय 13 और इंग्लिश में आएगा 17। और अगर आप यहाँ मानेंगे कि x बराबर 12, यानी कि गणित में प्राप्त अंक अगर आप मानेंगे 12 तो आपका आएगा, यानी कि आप लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक बराबर 12, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, तो आपका अंग्रेजी में आएगा दोस्तों 30 - x है, यानी कि 30 में घटाएंगे 12 तो आ जाएगा 18, यानी कि इसका आंसर 2 ठो हो जाएगा, एक ठो हो जाएगा 12 18 और एक ठो हो जाएगा
13 और 17, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही आंसर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको मानेंगे तब भी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको मानेंगे तब भी आपका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9वां को हल करेंगे। दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सवाल में बोला है कि 2 नल के पानी एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक नल द्वारा उस हौज को भरने में समय पूछा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे। दोस्तों सवाल में जो पूछता है उसी को आप मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है कि प्रत्येक नल उस हौज को भरने में कितना समय लेंगे, तो इस प्रकार से हमने आप मान लिया कि माना बड़े व्यास वाला नल उस हौज को भरने में x घंटे समय लेगा। तो इसी प्रकार से लिखेंगे कि छोटे व्यास वाला नल, यानी कि छोटे व्यास वाला नल क्या होगा, x + 10 घंटे में भरेगा, x + 10 घंटे में। अब दोस्तों ऐसा हमने क्यों लिखा x + 10, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो बड़े व्यास वाला नल है छोटे वाले से 10 घंटे कम समय भर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भरता है x घंटे में तो ये भरता होगा x + 10 घंटे में, यानी कि इससे 10 घंटा अधिक समय लेता होगा छोटे व्यास वाला नल। तो इस प्रकार से आप मान लेंगे। अब दोस्तों मानना यह है कि 1 घंटे में बड़े व्यास द्वारा भरे जाने वाला हौज, यानी कि उस हौज को बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भरेगा। जब 1 घंटे में निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी कि 1/x भाग भरेगा 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल। इसी प्रकार से आप निकालेंगे कि 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल द्वारा उस हौज को भरने में जो भाग भरेगा कितना भरेगा, 1/x + 10। इस प्रकार से आप मान लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद आप करेंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों यहाँ पर बड़े व्यास वाला 1 घंटे में उस हौज को 1/x भाग भरता है और इसी प्रकार से 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल 1/x + 10 भाग भरता है उस हौज को। अब दोस्तों कुल समय है 9 सही 3/8 है। तो कहने का मतलब अगर 1 घंटे में 1/x भाग भरता है और छोटे व्यास वाला 1 घंटे में 1/x + 10वें भाग भरता है, तो इस प्रकार से समय भी 1/9 सही 3/8 ही लगेगा। क्योंकि ये दोनों मिला करके कुल समय यानी हौज को पूरा भरने में इतना समय लिए हैं। तो अगर 1 घंटे का निकालेंगे तो जिस प्रकार से हमने यहाँ किया था 1/x, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, यानी कि 1/9 सही 3/8। अब दोस्तों इतना करने के बाद आप क्या करेंगे ना कि 1/x + 1/x + 10
और यहाँ पे 1/, आपको पता होगा कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से होता है 9 सही 3/8, तो आप इसका गुणा कराते हैं और इसको जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 3 75 बटा ये वाला 8 लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 75/8 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 1/75/8 है तो नीचे वाला घूम जाता है, यानी कि ये रोटेट करेगा तो 8 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर, जब ये वाला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 8/75। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे। अब क्या होता है, इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे, यानी कि जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x प्लस 10 होगा, क्योंकि अगर आप x प्लस 10 का गुणा कराएंगे x से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इतना ही हो जाएगा। और अगर आप x का गुणा कराएंगे x से तो हो जाएगा x, और नीचे का नीचे कराएंगे, यानी कि नीचे का नीचे कराएंगे आप तो x गुणा करेगा दोनों में, जब x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा x², और जब x गुणा करेगा 10 में तो हो जाएगा 10x बराबर 8/75। अब दोस्तों इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि x हो जाएगा 2x प्लस 10/x² प्लस 10 बराबर 8/75। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका इधर कराएंगे, यानी कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे 2x प्लस 10 और बराबर 8, और x² प्लस में 10, यानी कि आपको पता होगा कि ये वाला इधर है भाग में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, ये वाला इधर है भाग में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों 75 दूना 150 x प्लस 75 दहाँ 750 बराबर, जब 8 गुणा करेगा x² में तो हो जाएगा 8x², और जब 10 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 8 दहाँ में 80। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से इतना हो चुका है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, यानी कि यहाँ पे 10x है तो आप यहाँ पे x लगा लीजिए, तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 10x, यानी कि इसमें x लगा हुआ है। अब दोस्तों अब क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 8x² प्लस 80x है। अब दोस्तों हम करते क्या है ना कि इस सब को बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी कि ये सब को बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, यह है 75 दूनी 150। दोस्तों यहाँ पे हमने मिस्टेक्स लिख दिया है 15, तो आप लिख लीजिएगा 150। अब क्या होगा, जब इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा 150x, और इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 750, यानी कि इधर बचेगा 0। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है ना कि इन सब को लाया है बराबर के इस साइड, इधर था प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर था प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा 0, तो बराबर हमने कर दिया 0 इस प्रकार से। अब दोस्तों हो जाएगा 8x², और यहाँ पे आपको पता होगा कि प्लस माइनस घटता है, जब 150 में घटेगा 80 तो बचेगा माइनस में 70x, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है, और माइनस 750 बराबर 0। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब में 2 कॉमन है, तो आप यहाँ पे 2 का कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x², और यहाँ पे 35x, और यहाँ हो जाएगा 375 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 35x और माइनस 375 बराबर 0, क्योंकि ये वाला 2 है इधर गुणा में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि जब 0 में भाग देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के इतने हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा, यानी कि इसका गुणा कराते हैं इसमें तो कितना होगा, यानी कि आप 375 का गुणा कराएंगे 4 से तो हो जाएगा 1500। अब दोस्तों सोचना यह है कि 1500 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो आना चाहिए 1500, घटाएं तो आना चाहिए 35। दोस्तों हमने अलग किया था, इसका होता है 60 और 25, यानी कि अगर आप
60 गुणा करेंगे 25 में तो आ जाएगा 1500 और दोनों का अंतर है 35 का। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप जानते होंगे। सो फ्रेंड्स मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अब बनाएंगे यहाँ पे जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कामन लेंगे 4x का तो हो जाएगा x माइनस 15 और यहाँ पे कामन आएगा दोस्तों 25 का। दोस्तों इसमें भी x है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ कामन लेंगे 25 का तो हो जाएगा x माइनस 15। तो इस प्रकार से हो गया बराबर 0। अब दोस्तों दोनों को बदले एक ठो x माइनस 15 और एक ठो कोष्टक में 4x प्लस 25 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब इस प्रकार से हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है ना कि x माइनस 15 के बराबर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 जो कि प्लस में आएगा। अब दोस्तों अगर आप इसके बराबर 0 लेंगे तो आपका माइनस में आएगा जो कि अमान्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको मान लेंगे यानी कि ये वाला मान्य है। तो इस प्रकार से x का मान आ गया 15, यानी कि x हमने किसको माना था, x हमने माना था बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x माना था, यानी कि x का मान निकल गया 15। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना दोस्तों, 15 घंटा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे छोटे व्यास वाले तो कितना माना था हमने माना था x प्लस 10, यानी कि x का मान 15 हो गया और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 घंटे। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का आंसर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। सवाल नंबर 10वां को हल करेंगे। दोस्तों सवाल है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। बोला है कि मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यानी कि आपको मान के चलना है कि ट्रेन डायरेक्ट चली आ रही है, कहीं रुक नहीं रही है। इस प्रकार से तो बोला है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ मानेंगे कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 1 किमी प्रति घंटा है, यानी कि हमने आप मान लिया कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल 1 किमी प्रति घंटा है, तो मानेंगे कि रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेलगाड़ी की औसत चाल है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवारी गाड़ी का हमने माना है x, तो रेलगाड़ी का हो जाएगा x प्लस 11, यानी कि 11 बेसी है किमी प्रति घंटा। अब दोस्तों इस प्रकार से दोनों की चाल हमने आप मान लिया। अब दोस्तों देखेंगे कि बीच की दूरी कितनी है, तो लिखेंगे कुल दूरी है दोस्तों 132 किमी। अब दोस्तों दोनों का चाल और दोनों की दूरी पता हो चुकी है, क्योंकि 132 किमी की यात्रा सवारी गाड़ी भी करती है और 132 किमी की यात्रा रेलगाड़ी भी करती है। अब दोनों का दूरी पता हो चुका है और दोनों का चाल भी पता हो चुका है, यानी कि हमने मान चुका है। तो क्या करेंगे कि आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो क्या करेंगे कि दोनों के द्वारा समय निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है कि दोनों में समय का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किमी की दूरी 132 किमी की दूरी
तय करने में लगा समय, यानी कि सवारी गाड़ी 132 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगा। आपको पता है सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी हो गया 132 और इसका चाल है दोस्तों x, ये हो जाएगा घंटा। अब दोस्तों इसी प्रकार से निकालेंगे आप कि रेलगाड़ी द्वारा 132 किमी की दूरी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 132 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि इसका भी आप समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी दोनों का सेम है 132 और इसका चाल है x + 11, ये हो गया घंटा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों का समय निकाल लिया। तो आपको पता है कि यहाँ सवाल में बोला है कि जो रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, तो कहने का मतलब यह है कि उन दोनों में 1 घंटे का समय का अंतर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि आप ये बताइए कि रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम ले रही है, तो कहने का मतलब ये है कि सवारी गाड़ी का समय अधिक लगता होगा। तो इस प्रकार से आप पहले लिखेंगे सवारी गाड़ी का समय कितना है, 132/x घंटा है। अब सवारी गाड़ी में से अगर रेलगाड़ी का समय घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि इसका अधिक ना होगा, इसका चाल कम है। तो इस प्रकार से अगर आप सवारी गाड़ी के समय में से रेलगाड़ी की समय घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लिया है। तो इस प्रकार से आप बन गया समीकरण। अब दोस्तों इसको हल करके हम लोग निकालेंगे x का मान, यानी कि आपको पता है कि इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे। अगर आप इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 132 और x + 11 और माइनस में 132, जब x गुणा करेगा 132 में तो हो जाएगा 132x। अब दोस्तों नीचे करेंगे, नीचे तो कितना हो जाएगा, x² + 11x, यानी कि जब x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा x² और जब 11 में करेगा तो हो जाएगा 11x = 1। अब दोस्तों यहाँ पे 132 गुणा करेगा अंदर दोनों में तो कितना हो जाएगा, 132x प्लस जब 132 गुणा करेगा 11 में तो हो जाएगा 1452 माइनस 132। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला है भाग में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 1 से गुणा करेगा, जब 1 से गुणा करेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कुल मिला के x² + 11x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 132x है और यहाँ पर भी 132x ही है, यानी कि ये वाला था यहाँ पे, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि प्लस माइनस कुल मिला के कट जाएगा। अब दोस्तों हम करते क्या है ना कि यहाँ पे प्लस में है 1452, अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो क्या होगा, इधर बच जाएगा 0, यानी कि अगर आप इसको ले जाएंगे इधर, इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, x² + 11x, ये वाला आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में 1452। अब दोस्तों ये वाला बराबर के इधर देखने में थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, तो क्या करेंगे ना कि इसको आप 0 को इस साइड भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस 0 को मिटा करके उस साइड लिख लेता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे समझाने के लिए किया था इस साइड 0, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझते हैं कि अगर आप इसको इधर लाए तो इधर लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दिया कि इधर 0 होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सीधा करके लिख सकता हूँ इस प्रकार से, तो आप भी लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग के पास एक प्रकार की गुणनखंड बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग हल करके आंसर निकालेंगे, यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड करने आता होगा। यानी कि सोचना ये होता है कि 1452 है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक से 2 भूल गए हैं, तो इस प्रकार से सोचना यह है कि 1452 का खंड ऐसा करें कि गुणा करें तो आना चाहिए 1452 और घटाएं तो आना चाहिए 11। दोस्तों आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 44 और 33 आता है, तो इस प्रकार से हमने किया था, आप भी कर लीजिएगा। यानी कि हो जाएगा 44x
और माइनस में 33x माइनस 1452 बराबर 0। इस प्रकार से आप लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कॉमन लेंगे x का तो बचेगा x प्लस 44 और यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस 33 का तो बचेगा x प्लस 44 बराबर 0। यानी कि x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। x माइनस 33 के बराबर अगर आप 0 लेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर प्लस 33, क्योंकि अगर ये वाला माइनस है इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा प्लस 33। यानी कि x का मान निकल गया 33 किमी प्रति घंटा। यानी कि सवारी गाड़ी की चाल निकल चुकी है 33 किमी प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि हमने माना था कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, यानी कि अगर यहाँ पे x का मान निकल गया है 33 किमी प्रति घंटा तो आप यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी यहाँ पे x प्लस 11। यानी कि यहाँ पे x की मान निकल चुकी है दोस्तों 33, तो आप यहाँ पर रखेंगे 33 और प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 33 11 44 किमी प्रति घंटा। यानी कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकाल ली 44 किमी प्रति घंटा और यहाँ पे उसकी चाल सवारी गाड़ी कितनी है 33 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप बहुत ही आसान तरीक़ों से सीख गए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रश्नावली 4.3 की सवाल नंबर 11वां को हल करेंगे। दोस्तों सवाल में बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो ठो वर्ग है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दोस्तों 468 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब दोस्तों यहाँ पर दो ठो वर्ग है, यानी कि सवाल में बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि यहाँ पे दो ठो वर्ग है तो आप यहाँ पे दोनों की भुजा को मान लेंगे। यानी कि मैं मानता हूँ कि माना पहली वर्ग की भुजा x मीटर है। यानी कि दो ठो वर्ग है तो मैं यहाँ पे पहली वर्ग की भुजा मान लेता हूँ कितना x मीटर। इसी प्रकार से दूसरी वर्ग की भुजा मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी y मीटर। इस प्रकार से आप भी मान लीजिएगा। अब दोस्तों पहला में बोला है, यानी कि प्रथम शर्त अनुसार ये बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है। अब दोस्तों आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और जब दूसरी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। तो बोला है ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि पहली भुजा के स्क्वायर हो गया पहली वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरी भुजा के स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बोला है कि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 468, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़। जब दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ा होगा तो मिला होगा कितना 468। अब दोस्तों इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब बोला दोस्तों कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा शर्त में बोला है दोस्तों द्वितीय शर्त अनुसार
कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 है। यानी कि आपको पता है कि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो अगर आप पहली वर्ग का निकालेंगे परिमाप तो हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 होता है और भुजा है x तो हो जाएगा 4x, और दूसरी वर्ग की हो जाएगा परिमाप 4y, क्योंकि यहाँ पे 4 है और भुजा कितनी है y है। तो इस प्रकार से 4 गुणे भुजा और यहाँ पे 4 गुणे भुजा, यानी कि दोनों के परिमाप हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों बोला है कि परिमापों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। अब दोस्तों दोनों का अंतर कितना है 24 है, तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे 24। अब दोस्तों यहाँ पे 4 का कामन है, तो आप यहाँ पे 4 का ले लेंगे कामन, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। अब दोस्तों ये वाला 4 है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 24/4, यानी कि x माइनस वाई का मान हो जाएगा कितना 4 छक 24, यानी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई का मान हो गया 6। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 6, इधर है माइनस में y, ये वाला आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस y। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया है 6 + y। अब दोस्तों हम लोग करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि, यानी कि अगर आप यहाँ पे माने हैं समीकरण 1 तो ये वाला हो जाएगा 2, तो इसको हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे आप x का मान निकाल करके आप जैसे निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा 6 + y। अब दोस्तों इसका मान आप रख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण 1 है x² + y² बराबर 468। अब दोस्तों x का मान आप यहाँ पे निकाल चुके होंगे 6 + y, 6 + y। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो करेंगे स्क्वायर, और ये वाला y² अपने स्थान पे बराबर 468। अब दोस्तों यहाँ पे 6 + y का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर है तो आप a + b के होल स्क्वायर पर खोलेंगे। फार्मूला होता है a² + 2ab + b², यानी कि जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 × 36 + 2ab, यानी कि 2 जब करेंगे और a का मान 6 होगा और b का मान y होगा, इस प्रकार से प्लस b², यानी कि जब y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y², और ये वाला y² अपने स्थान पे बराबर 468। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 36 + 6 दूनी 12y, 12y, और यहाँ पे y और y कितना हो जाएगा दोस्तों y², यानी कि यहाँ पे y² दो ठो है, जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2y² बराबर 468। अब दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे इसको आप सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा 2y² + 12y, और यहाँ पे प्लस में 36 है। अब दोस्तों ये वाला लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 468 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 2y² + 12y, दोस्तों अगर आप 468 में घटाएंगे 36 तो बचेगा माइनस में 400 कितना बचेगा दोस्तों, जब 8 में घटेगा 6 तो बचेगा 2, और यहाँ पे 6 में घटेगा 3 तो बचेगा 3, यानी कितना बचेगा 432 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे दोनों में यानी सब में 2 का कामन है, तो आप यहाँ पे 2 का निकाल लेंगे कामन तो कितना हो जाएगा y² प्लस यहाँ पे 6y और माइनस 216 बराबर 0। अब दोस्तों ये वाला 2 है इधर गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा y² + 6y माइनस 216 बराबर 0, क्योंकि अगर 0/2 होगा तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया y² + 6y माइनस 216। अब दोस्तों सोचना ये होता है कि 216 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो आना चाहिए 216 और घटाएं तो आना चाहिए 6। तो आपको पता है यहाँ पे कि अगर आप 18 गुणा करेंगे 12 में तो आ जाएगा 216, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 18 और 12 के बीच का अंतर कितना है 6 का है। तो इस प्रकार से हो जाएगा y² और
प्लस 18y माइनस 12y और माइनस में 216 बराबर 0। अब दोस्तों आप यहाँ पर कामन लेंगे y का, तो हो जाएगा y प्लस 18 और यहाँ पे कामन आ रही है माइनस 12 का, तो कितना हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा y प्लस 18 और एक ठो क्वेश्चन में y माइनस 12 बराबर 0। यानी कि आप यहाँ पे लेंगे y माइनस 12 बराबर 0 को, तो कुल मिला के आ जाएगा y बराबर प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो माइनस होता है ना, अगर माइनस को लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला को मानते हैं, और अगर आप इसको लेंगे तो ये वाला आएगा माइनस, क्योंकि अगर आप लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा माइनस में। तो दो ठो जब होता है y का मानना, एक ठो प्लस एक ठो माइनस, तो जो प्लस में होता है उसको मान लेते हैं और माइनस वाला नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से प्लस में 12 आएगा, तो यहाँ पे y का मान हो दोस्तों 12, यानी कि एक ठो वर्ग की भुजा निकल गया है 12। अब दोस्तों दूसरी भुजा निकालना है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कि आप इसका मान रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक ठो निकला था पहले 4x माइनस 4y बराबर 24, ये था समीकरण दूसरा। यानी कि इसका और निकला था x माइनस वाई बराबर 6, तो इसी में रखते हैं, यानी कि x और यहाँ पे y का मान दोस्तों 12 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। अगर आप माइनस 12 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस 12। इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 12 6 18। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए x का मान 18 और y का मान 12। इस प्रकार से बड़ी वर्ग की भुजा है कितनी, 18 है, और छोटी वर्ग की भुजा कितनी है, 12 है। इस प्रकार से हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप बहुत ही आसान तरीक़ों से सीख गए हैं।